से उनको पता है कि अगर बात किसानों की हो रही है, अगर बात हमारे देश के धरती पुत्रों की हो रही है, तो हमें जरूर इसमें साथ देने की जरूरत है, सहभागी बनने की जरूरत है। इस मैंने कहा जैसा कि ये अखंड ज्योति, आप अखंड संवाद नहीं, अखंड ज्योत जलाए हुए हैं, आपने अखंड ज्योत जलाई है, आप यज्ञ चला रहे हैं, उसमें तो सबको आहुति देनी है और हम सब दे रहे हैं, हम आहुति दे रहे हैं और हम इसके साक्षात गवाह बनना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज उपलब्धि है हमारी। जी हाँ, मैं चाहूंगा ये आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल। जी हाँ, ये आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद है और आपका वाकई में मेरे प्रति आपका प्रेम है कि आप रात के 12 बजे के बाद इस समय तक इंतजार करते हुए इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। वाकई मैं आपको सलाम करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। और भानु थापा जी, जो मुहिम वहां पर चलाए हुए हैं, बस वही मुहिम मैं चाहता हूं कि वो पूरे देश में चले। हर व्यक्ति प्राकृतिक खेती की तरफ जाने की सोचे। मेरा मानना यह है, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि ना मेरी 3 पीढ़ियों में किसी ने खेती की है, ना मैं खेत के बारे में कुछ जानता हूं, परंतु मेरा मानना सिर्फ यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लोगों के दिमाग में रसायन मुक्त खेती तो उगा सकता हूं, मैं लोगों के दिमाग में प्राकृतिक खेती उगा सकता हूं। जी भानु जी। जी, सबसे बड़ी बात, अभी करीबन समय 12:30 हो गया। ये अपना तपस्या है जी, ये अपना तपस्या है। एक भारत कृषि प्रधान देश है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जैविक खेती हो, लोगों का जीवन जी अच्छा रहे। और आज देखिए इतना रसायन व्यवहार हो रहा है। जी, मैं तो भारतीय किसान संघ में जुड़ने के बाद मुझे पता चला, मैं करीबन 16 स्टेट घूम चुका हूं, जी, तो देखता हूं खाली यूरिया पेस्टिसाइड के लिए आंदोलन करते हैं, बोलते हैं मुझे तो यूरिया दो, डीएपी दो। ये सब क्यों आंदोलन करते हैं? जी, ये तो जहर है, जहर। आज भले ठीक है किसान करोड़ों रुपया कमा रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा किसान भी मिला। जैसे मैं यूपी में गया था जी, 3-4 साल पहले, जी, एक एक घर में देखता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 80 लाख खर्चा हुआ। जी, 80 लाख। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? जानते हैं कि ये जो रसायन व्यवहार करते हैं उत्पादन में, तो वहां पर घास निकलता है, वही घास फिर गाय को देते हैं, फिर गाय से हम दूध लेते हैं। ये सब तो जहर है जी। तो मेरा आग्रह है, मेरा भी एक बड़ा तपस्या है। मैं भारतीय किसान संघ में जुड़ने के बाद मैं यही कहना चाहता हूं, हर एक किसान को भले 1-2 साल गौ आधारित खेती करते जाए, भले अनाज थोड़ा कम हो, लेकिन चीज प्योर हो। तो मेरा इच्छा भी यही है, मतलब जैविक या क्या यानी गौ आधारित खेती हर कोई कोशिश करे जी। उससे क्या है, मुझे गाय पालन करना है, उससे मुझे दूध मिलेगा, घी मिलेगा, ये सब चीज तो अच्छा है। जैसे अभी सुनने में आता है रिफाइन तेल ठीक नहीं है, सरसों तेल ठीक नहीं है, तो लोग खाए क्या? सही बात है, बिल्कुल। ये जो आपका जो अभियान है राम राम सा अखंड भारत, ये खाली किसान के लिए नहीं है जी। ये भारत विश्व सिर्फ नहीं है, सारा विश्व के लोग को सोचना चाहिए। अगर स्वास्थ्य को बचाना है तो गौ आधारित खेती बहुत बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप भानु जी। जी जी आसिफ जी, देखिए यही हमारा मुद्दा था कि जिस तरह से थाली में जहर बढ़ता जा रहा है, हर निवाले में जहर की पुड़िया बनती जा रही है, उस जहर को कैसे कम किया जाए, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आम आदमी भी पहल करे और बाजार में जाकर केमिकल फ्री मांगना शुरू करे, रसायन मुक्त मांगना शुरू करे, जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं उनको जो बीमारियां हो रही है कम से कम उनसे बच रहे हैं। आजकल हम सुनते हैं कि 20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, 13 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया, 25 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। वो सब सिर्फ इसी कारण से है, कैंसर के अस्पताल
जो भरे हुए हैं उन सब के पीछे पेस्टिसाइड्स है। तो मैं चाहता हूं आसिफ, आपको जोड़ने के पीछे भी यही कारण है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े चैनल को लीड करते हैं। कुछ इस तरह के कार्यक्रम भी किए जाए जिससे कि लोग जागरूक हो सके। खाली किसान के जागरूक होने से कुछ नहीं होगा, लोग भी जागरूक हो। अगर जिस दिन लोग बाहर जाके मांगने लगेंगे कि मुझे सिर्फ केमिकल फ्री चाहिए, तो किसान तो अपने आप उसे उगाने लगेगा। आसिफ जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए सुनील जी, इसी बात की चर्चा कर रहे हैं हम लोग जी। क्योंकि अभी सबसे जो बड़ी चीज क्या है कि आपने सही कहा कि और भाई साहब जो साथ में है उन्होंने भी बहुत बिल्कुल ये बहुत वाजिब चीज है। और मैं आपको बताऊं कि हम चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं जी। हम अवेयरनेस करना चाहते हैं। आपकी जो शुरुआत है वो मतलब अवेयरनेस पे ही सारी चीजें तय होती हैं। क्योंकि अगर हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे, हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को हम बताएंगे नहीं कि क्या अच्छा क्या बुरा, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे जी। अगर हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है और हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है तो ये जिम्मेदारी ऐसे ही निभानी है जी। हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को ये बताना है कि सब कुछ कैसे बेहतर किया जाए, कैसे आपके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका पहचान कराना सबसे जरूरी है। और देखिए ऐसे भी कहा जाता है सुनील जी कि मीडिया फोर्थ पिलर है जी। पूरे समाज का जी। तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मीडिया की एज ए मीडिया मैन की होती है वो ऑप्शन बताता है लोगों को जी। ये अच्छा ये बुरा, एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना वो सामने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन ये जरूर हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम बताते हैं कि क्या आपके लिए फायदा पहुंचा सकता है और क्या आपको नुकसान। तो हम उस नाते भी हमारा ये फर्ज बनता है सुनील जी कि हम लोगों को ये बताएं, हम लोगों को ये समझाएं, हम ये उन तक ये जरूर पहुंचाएं कि देखिए आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है और क्या आपके लिए बुरा हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जैसा आपने कहा कि आज के दिन में पेस्टिसाइड जिस तरीके से पूरे हर किसान के दरवाजे तक पहुंच चुका है और जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो सीधे तौर पे उनकी जो बेस्ट चीजें हैं उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए तो अवेयर कराना पड़ेगा। अवेयर उनको ये बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये अच्छा नहीं है, आप इससे जितना दूर रहेंगे, आप इसको जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। और ये बताने की जिम्मेदारी आपके साथ साथ मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से आपने कहा है तो मैं भी इस जिम्मेदारी को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाऊंगा और आपके साथ मिलकर निभाऊंगा, क्योंकि किसान और किसानों की आवाज, किसानों की समस्याएं, किसानों की तकलीफ, किसानों के दुख, इसको आपसे बेहतर शायद इस वक्त हिंदुस्तान में कोई और समझ रहा होगा। क्योंकि आपको मैं इसलिए कहता हूं कि आप धरती पुत्र नहीं, आप किसान पुत्र हैं। और मेरी तरफ से ये उपलब्धि समझिए आप अपने लिए, ये मैं आज से आपका नामकरण अपने तरफ से सारे अपने दोस्तों को और सभी लोगों को कहूंगा कि आप किसान पुत्र हैं, उसकी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बधाई है आपको और आपकी टीम को। और इसी तरीके से अग्रसर रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मंजिल अभी बहुत बहुत दूर है। आगाज ये इतना बेहतर है तो अंजाम इससे बहुत बेहतर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप इस समय तक जागते रहे और इस समय हमारे साथ जुड़कर हमें, मेरा और मेरी पूरी टीम का इस समय पर हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जरूर हम इससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि आप मेरे साथ बिल्कुल तैयार खड़े हैं। बिल्कुल हम इस चीज के लिए, क्योंकि नोबल कॉज जो है वो सामाजिक सरोकार है, वो निभाने भी एक मीडिया का जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल इस चीज के लिए हमेशा आपके साथ तैयार हूं। और आप जिस प्रकार से किसानों के कार्यक्रमों का आप जिस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं, हौसला बुलंद करते हैं, उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको सलाम करता हूं, आपको आभार प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत धन्यवाद। भानु जी किस तरीके से इस मुहिम को हम और आगे लेकर चल सकते हैं, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा। प्राकृतिक खेती की इस मुहिम को मैं चाहता हूं कि खाली सिक्किम ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक के बाद एक क्लस्टर बनाकर, चाहे राज्य बनाकर हम इसे आगे बढ़ाएं। किस तरीके से मैं आपकी मदद ले सकता हूं और किस तरीके से आप मेरे इस मुहिम में का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, एक्चुअल मेरा जो घर है जी, भूटान बॉर्डर भी पड़ता है, सिक्किम बॉर्डर भी पड़ता है जी। तो भूटान तो हो गया एक जैविक देश जी, जहां
उन्हें घने जंगल है, पानी है, सब कुछ है जी लेकिन वहां के लोग के स्वास्थ्य भी ठीक है। जी जैसा सिक्किम, ये तो अपना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ऑर्गेनिक स्टेट यानी जैविक राज्य घोषणा कर दी। जी तो ये तो शुरुआत है। ये जो घोषणा हुई, ये चीज हर एक स्टेट को अपनाना चाहिए। जी मुख्य तौर पर किसान को। जी। देखिए आज किसान लड़ रहा है, उनका खेती का खर्चा बहुत बढ़ रहा है, जी आंदोलन भी कर रहा है कि मेरा लागत के आधार पर सरकार मेरा जो उत्पादन है इसका ऊपर एक रेट तय करे। जी खर्चा इसी कारण से बढ़ता है क्योंकि मैं जमीन में जहर डाल रहा हूं। जी और जहर कहां से ले रहा हूं? बड़े बड़े कंपनी से। जी तो कंपनी क्या करता है, आज हो तो बोरा मुझे 100 में मिलता है तो कल 150 होगा, 200 होगा, इस तरह से अपना खर्चा बढ़ रहा है। तो अगर खर्चा घटाना है, जमीन का उर्वरा शक्ति को नियंत्रण रखना है, जी परिवार के लिए जमीन देके जाना है तो जैविक यानी गौ आधारित खेती करना ही पड़ेगा। जी जैसे एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यस स्वास्थ्य ही संपत्ति। जी लेकिन हम करते क्या, जमीन में इतना खाद डाल रहे हैं, इतना कीट नियंत्रक, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, ये सब चीज क्यों चलाते हैं? जी तो आज जो अशरीफ साहब का जो उनका कहना था कि किसान को जागरूक कराना है, जी तो भारतीय किसान संघ तो 1979 साल से लड़ रहे हैं। जी देखिए, जैविक करो, गाय पालन करो, गौ आधारित खेती करो। देखिए इतना किसान को समझाते हुए भी मैं तो देख रहा हूं किसान फिर वही यूरिया के लिए, डीएपी के लिए क्यों लड़ते हैं? जी ये चीज सर्वप्रथम जिनकी जमीन है, जिनका खेत है, जी वो खेत किसान का फैक्ट्री है, फैक्ट्री जी यानी कारखाना। जी तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरा कारखाना में क्या चीज उत्पादन करो जी और ऐसा चीज उत्पादन करो जो कि हर कोई खरीदने के लिए मेरे पीछे भागे। जी बिल्कुल सही कह ये रहे हैं आप। सब जरूरी है। तो बहुत खुश लगा, राम राम सा। खैर मुझे हिंदी थोड़ा तकलीफ है। जी नहीं, आप अच्छा बोल रहे हैं, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं भानु जी। तो अखंड भारत जो आपका अभियान है, शुभकामना है। मैंने तो कुछ कमेंट दिया था, आप लोगों को बहुत सलाम है। अभी करीबन 1 बजने को लग रहा है जी। लेकिन मैं सोचता हूं ये हम लोग का तपस्या है। जी बिल्कुल। आज कृषि प्रधान देश को अगर मजबूत बनना है, सारा संसार को अगर नमूना दिखाना है, जी तो हर एक खेती का मालिक को गौ आधारित खेती में जाना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इससे सही क्या कह रहे हैं होगा, भानु जी। उनका एक जी कर्म का फल भी अच्छा मिलेगा। जी जब धरती आज तो माता हम खुश लोग होगी, देखिए- जब धरती माता खुश होगी तो निश्चित तौर पर छप्पर फाड़ कर सबको खुश करेगी। लेकिन धरती जी, माता जी, की जी, कोख में जी, अगर हम जी। केमिकल भरते जाएंगे, जी। रसायन भरते जाएंगे, तो धरती माता तो हमें जो देगी उससे हम कभी भी जी। सुखी नहीं रह सकते। उससे हम कभी भी, हम किसी भी तरीके से अपनी ही माता को अगर हम इस तरह से बांझ बनाने के पीछे पड़ जाएंगे, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म कर देंगे, तो हमें किस हिसाब से धरती माता हमें आशीर्वाद देगी? उन्हें तो उसके मुंह आप उससे नहीं छुटकारा देगी, भी नहीं मिलेगी। देगी, नहीं जी। देगी। जी आज देखिए कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान इतना कठिन है। जी वहां के लोग कैसे पैदल चलते हैं 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जंगल के रास्ता, क्योंकि उनको जैविक भोजन है बोलकर उनका चलने का शक्ति है। जी उनमें शक्ति है, सही कह रहे हैं, पौष्टिक आहार उन्हें मिल शक्ति रहा है। है, ये भगवान की देन है। जी तो आज जो ऑर्गेनिक की स्टेट डिक्लेयर होने के बाद जितने पर्यटन आते हैं, सिक्किम हो, कालिम्पोंग हो, भूटान हो, वो देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर के लोग कैसे पैदल चलते हैं। चलने का एक ही कारण है, क्योंकि गौ आधारित खेती है,
उनका भोजन जो करते हैं अच्छा है, उससे उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, जी जी और रोग से भी लड़ सकता है। जी जी भानु जी, बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, आप इतनी देर तक हमारा इंतजार करते रहे, आप एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इस कार्यक्रम में कोई शामिल इंतजार होने नहीं के है, लिए। मेरा तपस्या है। आप लोग इतना खट रहे हैं, उनको थोड़ा मेरा साथ देना है बस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी। बिल्कुल हम इसी प्रकार से जय जय किसान कहते हुए हम बार बार मिलते रहेंगे, बार बार हम आपको परेशान करते रहेंगे, बार बार हम आपको जोड़ते रहेंगे। जी हाँ, अखंड संवाद में देखा आपने किस प्रकार से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई सिक्किम से जुड़ रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, कोई कहां से जुड़ रहे हैं, कोई पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं, कोई कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, ये आप लोगों का प्यार और स्नेह ही तो है जिसके कारण हमें इतनी ऊर्जा मिलती है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोगों के लेकर आ सके, किसानों के लिए कुछ इस तरह के कार्यक्रम लेकर आ सके। और अभी अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, जैसा कि मैंने कहा कि अभी संवाद अभी बाकी है, अभी तो हम आधे लोगों से भी नहीं मिले, अभी आधे लोग अभी आना और बाकी हैं, अभी और ऐसे लोग हैं जो कि इस बारे में और बात करेंगे। कुछ ऐसे मिथ हैं जिन्हें हम दूर करेंगे, कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिन्हें हम दूर करने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी हम अपने सेट पर बुलाएंगे, वो लोग जो कि इस समय पर हमारे ऑफिस में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब इस अखंड संवाद की अनुष्ठान में अपने विचारों की आहुतियां दें, उन्हें अभी बुलाना बाकी है। जी हां, आज की रात किसान के नाम हमारी है, आज की पूरी रात अखंड संवाद के साथ, जी हां, सुनील सुशीला शर्मा के साथ, अपडेट इंडिया के साथ, अपडेट इंडिया की पूरी टीम के साथ आज की रात हम बिल्कुल इसी तरीके से बिताएंगे, बात करते हुए बिताएंगे, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हाँ, क्योंकि बात से ही बात बनती है, क्योंकि बात का ही बतंगड़ बनता है, क्योंकि बात ही हमें आगे लेकर जाती है। जहाँ बात नहीं होती, जहाँ संवेदनहीनता हो जाती है, वहाँ बात बिगड़ना शुरू हो जाती है। बात हम करेंगे तभी बात दूर तक पहुँचेगी। हमारी आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ से इन समस्याओं का हल निकले। हमारी बात हम उस जगह लेकर जाना चाहते हैं जहाँ से जाकर हम एक ऐसा कानून बना सकें जिससे कि मिलावटखोर, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करने वाले किसान, फलों में पेस्टिसाइड यूज करने वाले किसान, फलों को कैल्शियम कार्बाइड से पकाने वाले किसान, उनको किसान नहीं, सॉरी, वो व्यापारी जो लोग की इस तरह से उगाते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, किसान भाई कभी भी इस तरह के काम नहीं करते जिससे कि किसी को नुकसान हो। मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों की जो लोग अक्सर इस तरह के काम करते हैं और फलों के नाम पे जहर हमें परोसते हैं, सब्जियों के नाम पे केमिकल में भुजे हुए सब्जियां हमें देते हैं और वो खा खा कर हम बीमार होते हैं, हमारा परिवार बीमार होता है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। आज हम उसी चीज़ के खिलाफ, शुद्ध के लिए युद्ध हम लड़ रहे हैं और उस युद्ध में योद्धा की भांति अपडेट इंडिया की पूरी टीम इस समय खड़ी हुई है और प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से लोग माने इस बात को, लोग समझें इस बात को कि जहर से हम धीरे धीरे अंदर से मर रहे हैं, हम धीरे धीरे अंदर से बीमार हो रहे हैं। जी हाँ, अगले एक्सपर्ट के रूप में अब बहुत जल्द हमारे साथ में एक और नए एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में होंगे जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर एक और एक्सपर्ट होंगे जिनके साथ हम बात करेंगे और ऐसे एक एक बार व्यक्ति से बात करते हुए हम मंगल सुप्रभात करेंगे। मंगल सुप्रभात के लिए भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक लगातार जिनके मैसेजेस आते जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें अब इस समय जोड़ लीजिए, परंतु 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 जिन लोगों के साथ पहले हमारा शेड्यूल तय हो चुका, सबसे पहले उन लोगों को हमें सामने लाना जरूरी है, उनके साथ वार्ता करनी हमें बहुत ज़रूरी है। गो रक्षा की बात हम करते हैं, गो संरक्षण की बात हम करते हैं, गो संवर्धन की बात हम करते हैं, इस गाय माता को बचाने की बात हम करते हैं। इसके दूसरे पहलू भी हैं जिसके बारे में कहा जाता है गाय काटी जा रही है, गाय को बीफ जो है उसका यूज़ किया जा रहा है। आज हम उस विषय पर भी बात करेंगे कि कौन इस गाय को काट रहा है, कौन इस गाय को बचा रहा है, क्यों ये गाय लुप्त होती जा रही है। जिस गाय को हमने अपना प्राण कहा है, जिस गाय को हम राष्ट्र माता कहते हैं, जिस गाय को हम ये कहते हैं कि वो हमारे लिए पूजनीय है, जिस गाय के लिए हम कहते हैं कि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिस गाय के लिए हम ये कहते हैं कि वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जिस गाय के लिए हम ये कहते हैं कि ये गाय हमारे एक ऐसी माता है जिसमें 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, उस गाय की ये दशा क्यों हो रही है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। उस गाय के दुश्मन कौन है उस पर भी बात करेंगे और हम इस गाय के साथ
रख के, इस गाय को पाल कर हम अपने आप को पाल लेंगे, हम अपने आप को थोड़ा दूर तक ले जाएंगे, हम पौष्टिक होंगे। गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के पंचगव्य से हमें जो आधार मिलता है, हमें जो हमारे शरीर को आगे बढ़ने का जो पोषण मिलता है, उस पोषण की बात भी हम करेंगे। अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं जो कि इंतज़ार में हैं, जो कि हमारे इस अखंड संवाद के पवित्र अनुष्ठान में अपने विचारों की आहुतियाँ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल इस प्रकार से तैयार बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ऑफिस में इस समय, जो कि 12 बजे हमारे इस ऑफिस में आ गए थे और जिन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे आपके साथ हैं। ये वो किसान भाई हैं जो किसान भाई हमारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। लोग पूछते हैं कि किसानों के इस कार्यक्रम के लिए इतना रत जगा क्यों। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि वो किसान हमारे लिए न जाने कितनी रातें जागते हैं, तब जाकर जब किसान नंगे पाँव रात को खेत में जाता है, तब हमारे घर में बासमती चावल आता है। जी हाँ, उन किसानों के लिए क्या एक रात हम नहीं जाग सकते? उन किसानों के लिए क्या हम एक अखंड संवाद नहीं कर सकते? उन किसानों के लिए क्या हम एक लंबी बात नहीं कर सकते? उन किसानों के लिए क्या हम लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते? क्योंकि बात होगी, मुलाकात होगी, तभी कुछ बात बनेगी, तभी कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ, ये किसान भाई, जिन किसानों को मैंने अपना हीरो माना है, जिन किसानों को मैंने अपना महबूब समझा है, जिस किसान के प्रति, जिस किसान के लिए मैं अपनी फील्ड छोड़ के मीडिया में आया हूँ, उसी किसान के लिए आज मेरा ये अनुष्ठान आप लोगों के सामने है। कई दिनों की जो मेहनत है, कई सालों की जो मेहनत है, कई सालों का जो सपना है, वो आज आप सब लोगों के सामने नज़र आ रहा है। जी हाँ, अब हम हमारे एक नए एक्सपर्ट, नए गेस्ट के साथ हम मिलने जा रहे हैं, जिन्हें कि हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। जी हाँ, मैं आपका उनसे परिचय कराऊं उससे पहले आपको ये बता दूं कि अखंड संवाद इस समय पर अपने आधे सफ़र को पूरा कर चुका है। लगभग आधा सफ़र हमारा पूरा होने को है और इस समय पर घड़ी में 1 बजने को है। जी हाँ, 2 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और 2 बजते ही हमारा आधा सफ़र पूरा हो जाएगा, हमारे 12 घंटे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद बचेंगे सिर्फ 12 घंटे और उन 12 घंटे में हमारे पास गेस्ट की एक तमाम बड़ी लिस्ट है, एक बहुत बड़ी मेहमानों की लिस्ट है, जिन लोगों से हम बात करेंगे। जिस प्रकार से शाम के समय पर हम लोगों को आधा घंटे से ज़्यादा का समय नहीं दे पाए, मुझे लगता है कल भोर के बाद, सूरज उगने के बाद हम लोगों को शायद 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दे पाएँ, शायद 15 मिनट से ज़्यादा का समय भी ना दे पाएँ, क्योंकि कल एक बार फिर से मेहमानों की एक बड़ी लिस्ट होगी, जो लोग हमारे साथ होंगे, जिन लोगों से हमें बात करनी है, बहुत सारी बात करनी है। इस बारे में बात करनी है कि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कम कैसे हो, किस प्रकार से केमिकल का प्रयोग कम हो, किस प्रकार से हम गाय को बचा सकें, किस प्रकार से हम पानी को बचा सके। जी हाँ, वही पानी, जो पानी तो जिंदगानी है, पानी है, पानी हमारी जिंदगानी है। इसी पानी को बचाने की एक मुहिम, एक जद्दोजहद इस समय आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं। और इस समय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद असगर अली। जी हाँ, सैयद असगर अली इस समय पर हमारे साथ मौजूद हैं, नायब काजी हैं हमारे शहर के। सैयद असगर अली वर्क के लिए काम करते हैं। वर्क क्या है सैयद जी खुद बताएंगे, असगर जी खुद बताएंगे। और इसके साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस अखंड संवाद में। बहुत देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का और बहुत देर पहले आप हमारे ऑफिस में आ गए थे। नमस्कार, आदाब। नमस्कार, आदाब। और मैं शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम अखंड संवाद चलाया है कि जो कि हमें एक तरह से जागृति पैदा कर रहा है और दूसरी तरह से एक समाज में चेतना भी पैदा करेगा। और ये जो आपने 3 प्रमुख मुद्दे उठाए राम सा के नाम से, जल संरक्षण, गाय संरक्षण, पर्यावरण वगैरह का, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं आपको ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ। और जैसा कि आपने वर्क के बारे में पूछा है, तो वर्क एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जी, और ये जो है भारत में सतयुग के आगमन के लिए कार्य करती है। इसके जो हमारे गुरुजी हैं श्री सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, जो कि रामपुर में विराजते हैं, हमने हमारे जो सिद्धांत रखे हैं वो है कि हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, हमारा सपना अखंड भारत, हमारा संकल्प युग परिवर्तन, हमारा गौरव हिंदुस्तान। और हमारा ये मानना है कि सतयुग जब शुरू होगा, भारत विश्व गुरु होगा। जी हाँ, आप लोग चौंक गए होंगे इन्हें सामने देखकर, इनके मुंह से सतयुग की बात सुनकर, परमेश्वर की बात सुनकर, विश्व गुरु की बात सुनकर, अखंड भारत की बात सुनकर और हिंदुस्तान शब्द को सुनकर। जी हाँ, अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो भी इस्लाम से संबंध रखते हैं, जो भी मुस्लिम होते हैं, वो ये सब बातें नहीं करते। सबसे पहले मैं असगर भाई आपसे
सतयुग की बात करना चाहता हूँ। सतयुग आप किसे मानते हैं, क्या है सतयुग जो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि हिंदू धर्म शास्त्रों के एतबार से 4 युग माने जाते हैं। कालांतर में सतयुग था, फिर उसके बाद उस युग में सत्य ही सत्य था, फिर द्वापर युग, त्रेता युग आया कि उसमें एक हिस्सा जो है बुराई का आ गया और 3 हिस्से अच्छाई के रहे। फिर द्वापर युग आया और अभी हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग चल रहा है, जिसमें लेश मात्र भी सत्य नहीं है। हम ये महसूस करते हैं, और जो हमारी पिटिशंस हैं, जो भविष्यवाणियाँ हैं, चाहे आर्यभट्ट जी की भविष्यवाणी हो, चाहे वेदों के हिसाब से हो और कुरान हकीम के हिसाब से भी, हमें ये पता चलता है कि 2026 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हम ये महसूस करते हैं कि सतयुग ऐसा नहीं होगा कि हमने लाइट जलाई और एकदम रोशनी हो गई। जिस तरह रात्रि दिन में प्रवेश करती है और दिन रात्रि में प्रवेश करता है, इसी तरह वो सतयुग की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन इसकी निशानी क्या होगी? इसकी निशानी ये होगी कि आज कलयुग के इस दौर में हर व्यक्ति लालसा का लालच करता है। हर चीज़ वो अपनी लालच के लिए किसी का कत्ल भी कर देता है। तो कोई व्यक्ति सतयुग के आगमन में ऐसे हो जाएंगे कि वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर सके। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सतयुग शुरू हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि सतयुग तो भारत के द्वार पर खड़ा है, लेकिन उसका सबसे बड़ी बाधा वो हम खुद स्वयं हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हम कुकर्म कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। सतयुग का मतलब सत्यवादी लोग। तो जब हम ही झूठ बोल रहे हों तो हम तो सबसे बड़ी बाधा बन गए सतयुग में। लिहाजा एक चीज़ मैंने और कही थी कि सतयुग जब शुरू होगा, भारत विश्व गुरु होगा। ये तो वेदों में भी है और इसकी शुभ सूचनाएं मोहम्मद साहब ने भी दी हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, विश्व नरेश पथ पर विराजमान होगा। ये तो होना है, इसमें तो शक नहीं कर सकते। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सतयुग शुरू होगा, क्योंकि अब दुनिया कभी भी झूठों के पीछे नहीं चलती है, सत्यवादियों के पीछे चलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में इस वक्त इस संसार में कोई भी सुपर पावर नहीं है, कोई भी विश्व नरेश पद पर विराजमान नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। और हमेशा ऐसा भी हुआ है कि एक समय में 2-2 सुपर पावर भी रही हैं, लेकिन इस समय एक खला है, एक वैक्यूम है जिसको भरने के लिए भारत तत्पर है, भारत खड़ा हुआ है। ये सिर्फ परमाणु शक्ति होने की वजह से नहीं है, ये हमारे पास ज़्यादा सेना होने की वजह से नहीं है, बल्कि इन दोनों के साथ साथ अध्यात्म का जो पुट है उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब विश्व गुरु वही बनेगा जिसके अंदर अध्यात्म होगा। और एक अध्यात्म की क्रांति भारत में इस वक्त आई हुई है। जी, आप हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि किसानों के कार्यक्रम में, प्राकृतिक खेती कार्यक्रम में, जल संरक्षण के कार्यक्रम में सतयुग की अध्यात्म की बात क्यों? और असगर अली जी एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनका यहाँ पर क्या काम, या वर्क से वो संबंधित रखते हैं, तो उनका यहाँ पर क्या काम? तो उसका एक खास कारण है। मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ उस विषय की तरफ जो विषय है हमारा गो संरक्षण का। जब भी हम गो संरक्षण की बात करते हैं, गो रक्षा की बात करते हैं, गो संवर्धन की बात करते हैं, तो सबसे पहले असगर भाई, सबसे पहले एक जो चीज आती है वो आता है गो रक्षा का। रक्षा अर्थात संरक्षण एक अलग बात है कि लुप्त होती गाय को बचाना, संवर्धन एक अलग बात है कि गाय का वृद्धि करना, लेकिन गो रक्षा एक ऐसी बात है जिसमें किसी और से उस गाय की रक्षा करनी है। और अक्सर जब भी गो तस्करी होती है, जब गायों के ट्रक पकड़े जाते हैं, तो उसमें जिनके साथ वो ट्रक पकड़े जाते हैं वो मुस्लिम होते हैं, वो इस्लाम से संबंध रखते हैं। ऐसा क्यों? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि आमतौर पर लोगों का ये मानना है, ये सोचते हैं कि इस्लाम जो है जानवरों की रेस्पेक्ट नहीं करता। जी, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कुरान में जो कि ईश्वरीय अंतिम ग्रंथ है उसके अंदर लगभग 30 जानवरों का जिक्र है और 5 जानवरों के नाम से तो चैप्टर भी हैं अलग अलग। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गाय के नाम से भी चैप्टर है। जी, इससे पहले कि मैं आपके उस सवाल पर आऊँ, मैं गाय की अहमियत इस्लाम में बताते हुए जी, विशेषकर मुसलमानों को इस तरफ प्रेरित करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मुसलमान वही होता है जो कि कुरान और हदीस यानी मोहम्मद साहब के कथन, दिव्य वचन और उनके करती हुई चीज़ों को देख के करे और कुरान पर अमल करे, यानी कुरान के अकॉर्डिंग उसके कर्म होना चाहिए। लिहाजा मोहम्मद साहब कहते हैं कि गाय के दूध में शिफा है, यानी दवा नहीं है, दवा तो आप खाएंगे जब आपको शिफा मिलेगी। जी, डायरेक्ट शिफा, जी, डायरेक्ट इलाज। गाय के दूध में शिफा है, इलाज है, उसके घी में शिफा है और उसके मांस में बीमारी है। जी बिल्कुल, ये बात मोहम्मद साहब कह रहे हैं
और इसके जो रावी हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, जो कि बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं बातों को, उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने ये कहा कि गाय के दूध में शिफा है जी, यानी डायरेक्ट इलाज है, और गाय की घी में भी शिफा है, और गाय के मांस में बीमारी है जी, इसी को और आगे कहते हुए कहा कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बनी जिसका इलाज पहले नहीं बना हो, जी। लिहाजा तुम गाय के दूध को इस्तेमाल करा करो, यानी कि अगर तुम गाय का दूध पियोगे तो तुम बीमार नहीं होगे जी। और यदि बीमार हो गए तो उसका घी खाओ, लेकिन मांस से तो बिल्कुल दूर रहो जी, क्योंकि मांस तुम्हें बीमार कर देगा। फिर गो तस्करी क्यों? हाँ, ये इस तरफ मैं आ रहा हूं जी। इसकी इंपॉर्टेंस और बता दूं मैं गाय की।